दोस्तों, क्या आपको पता है सन 2016 से पहले हमें डायरेक्ट टैक्स के साथ साथ बहुत अलग अलग तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी पे करना होता था, जैसे कि सर्विस टैक्स, वैल्यू एडिशन टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। और अलग अलग तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस को पे करना इंडियन सिटीजन्स के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई थी, क्योंकि यहां पर डबल टैक्सेशन की तो प्रॉब्लम आ ही रही थी, लेकिन मिसकंसेप्शन और कंफ्यूजन जो था वो भी एक यहां पर एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल क्रिएट हो चुका था। और इंडियन गवर्नमेंट को यह भी पता था कि अलग अलग तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमारे फाइनेंशियल मार्केट में एंट्री देने की वजह से करप्शन का स्कोप भी यहां पर बहुत ज्यादा है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें गवर्नमेंट ने सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को कंपाइल करके एक यूनिफॉर्म टैक्स को इंप्लीमेंट किया, जिसे हम लोग जीएसटी के नाम से जानते हैं। और इन्हीं चीजों को डिटेल में समझने के लिए वेलकम बैक टू चहल एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी का मतलब क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जीएसटी काउंसिल का मतलब क्या होता है, जीएसटी काउंसिल में मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, जीएसटी काउंसिल्स के फंक्शंस क्या होते हैं, जीएसटी की यहां पर डेफिनेशन देखेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखेंगे कि किस तरह से इसे इंडिया में इंप्लीमेंट किया गया और ऐसे कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से जीएसटी को इंडिया में इंप्लीमेंट करना पड़ा। अगर हम सबसे पहले जीएसटी काउंसिल की बात करें तो जीएसटी काउंसिल एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा कॉमन फोरम है जहां पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट साथ में दिखती हैं और जो टैक्सेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं इंडिया की उसको सॉल्व करती है। यहां तक कि इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन भी दिया गया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 279 क्लॉज ए सब क्लॉज 1 के तहत प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर यहां पर जीएसटी काउंसिल को भी एस्टैब्लिश किया गया था, जिसमें हमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के मेंबर्स देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमें यहां पर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर देखने को मिलते हैं, जो कि इसके चेयरमैन होते हैं। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ के स्टेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो भी हमें यहां सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर दिखते हैं। यानी कि ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट से इस जीएसटी काउंसिल में आपको दो ही रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिलते हैं। और अगर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हर स्टेट अपने अपने स्टेट के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को या फिर बेसिकली टैक्सेशन मिनिस्टर को या फिर इसके अलावा किसी और दूसरे नॉमिनेटेड मिनिस्टर को भी जीएसटी काउंसिल का मेंबर या पार्ट बना सकता है। अब ये जो बेसिकली आपकी जीएसटी काउंसिल होती है, इसके मेजर फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, जीएसटी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं या टैक्सेशन सिस्टम को किस तरीके से हमें और इवॉल्व करके सुधारना चाहिए, ये सारे के सारे रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल में सबके सामने रखे जाते हैं और यूनानिमसली मेजॉरिटी ऑफ द वोट से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। यहां तक कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में हर अलग अलग गुड्स पर और अलग अलग सर्विसेज पर हमें अलग अलग टैक्स स्लैब देखने को मिलता है, जैसे कि कुछ चीजों पर हमें 0%, 5%, 12%, 18% और 28% तक का भी टैक्स स्लैब देखने को मिलता है। तो किन गुड्स और किन सर्विसेज पर टैक्स का कितना स्लैब होना चाहिए, यह चीज भी आपकी जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करती है। अब अगर जीएसटी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेशन के हिसाब से देखें तो इंडियन पार्लियामेंट ने ईयर 2016 में 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंप्लीमेंट किया था, जिसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंडिया में इंप्लीमेंट हुए थे और गवर्नमेंट ने एक यहां पर विजन और लोगो दिया था जिसका नाम दिया गया था वन नेशन वन टैक्स। और जीएसटी की बड़ी ही सिंपल डेफिनेशन में यह कहा गया था कि जो इंडिया में अलग अलग तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जिसमें हमें वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स या एंटरटेनमेंट टैक्स जैसे अलग अलग टैक्स होते हैं, इन सभी टैक्सेस को एक साथ कंपाइल कर लिया जाएगा और एक ही टैक्स के नाम पर इंडियन सिटीजन्स के सामने यहां पर प्रेजेंट किया जाएगा, जो इस पूरी की पूरी प्रोसेस को बहुत ज्यादा इजी बना देंगे, मिसकंसेप्शंस को दूर कर देंगे और करप्शन का स्कोप भी यहां पर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से जीएसटी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है। नंबर 1, सबसे पहले यहां पर डबल टैक्सेशन को मिटिगेट करना था, क्योंकि ये जो डबल टैक्सेशन है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स
ट्रेडर्स, बिजनेसमैन के लिए ही नहीं, लेकिन गवर्नमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा सरदर्द और कंफ्यूजन बना हुआ था, क्योंकि टेक्निकल फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स इसमें बहुत ज्यादा थे और इन चीजों को हैंडल करना वाज अ बिट टफ। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट जीएसटी के थ्रू एक यूनिफाइड कॉमन मार्केट भी क्रिएट करना चाहती थी और गवर्नमेंट ये चाहती थी कि जो टैक्स कंप्लायंस है, यानी कि जो टैक्स कलेक्शन है, वो भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ना चाहिए और करप्शन को यहां पर खत्म करने की भी जिम्मेदारी जीएसटी के थ्रू ही पूरी की गई है। इन सभी डिटेल्स को पढ़ते हुए आप सभी लोगों को एक छोटे से सवाल का यहां पर जवाब देना है। जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड जितने भी स्टेटमेंट आपके सामने हैं, आप उन्हें पढ़कर यह बताइए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। जैसे कि नंबर 1, जीएसटी काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इंडिया के, और नंबर 2, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन आपको जीएसटी काउंसिल में देखने को मिलता है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वोटिंग वेटेज होता है वो 1/3 होता है और स्टेट गवर्नमेंट का जो वोटिंग वेटेज होता है वो 2/3 होता है। इन दोनों स्टेटमेंट्स में से आपको बेसिकली सही स्टेटमेंट कौन सा देखने को मिलता है? आपके ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ ऑफ देम और नन ऑफ द अबव। अपने आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और पॉलिटी के इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में पढ़ना और समझना चाहते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और इजी बना सकता है, सो फॉर दैट प्लीज कीप फॉलोइंग चहल एकेडमी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।